Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 22. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. In our previous lecture, we started the application of database system development life cycle on the Dream Home case study. So I hope you have started enjoying the process of applying the database system development life cycle to a real life case study, because इससे पहले हम सारा theoretical हमने portion पढ़ा. मतलब इस कोर्स में बाज़ औक़ात when I was student, तो उस टाइम मुझे भी ऐसी फीलिंग होती थी कि कुछ हिस्सा जो है वो थ्योरेटिकल जो है और कुछ हिस्सा प्रैक्टिकल है, और ज़्यादातर लोग दे आर ऑलवेज ईजी, या आप कह सकते हैं दे आर ऑलवेज कंफर्टेबल विद द प्रैक्टिकल पोर्शन. तो हम भी यही है कि आपकी भी आई होप कि शायद यही फीलिंग हो कि जब हमने रिलेशनल डाटा मॉडल पढ़ना शुरू किया या रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया या हमने जो है एसक्यूएल कवर की, तो आपने कुछ बेहतर फील किया होगा. लेकिन उससे पहले जैसे हमने कुछ वो हिस्ट्री और इस किस्म की चीज़ें पढ़ी थी, तो शायद उस टाइम आपको इतना ज़्यादा जो है वो उसमें अच्छी फीलिंग ना हो, क्योंकि थ्योरी से हमेशा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा भागते हैं. इसी तरह फिर बाद में हमने जब वो जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन ले की कि जी किस तरह वो हम कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है या डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उस हवाले से हमने बात करनी शुरू की. लेकिन अगेन व्हेन आई होप कि व्हेन वी हैव स्टार्टेड टू इम्प्लीमेंट दैट इंफॉर्मेशन और थ्योरी ऑन अ प्रैक्टिकल इन अ प्रैक्टिकल वे, और उस रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर जो कि ड्रीम होम की स्टडी हमारी उसके ऊपर जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझ पाएंगे. और एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि जो थ्योरी होती है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट गिव्स यू द फाउंडेशन नॉलेज upon which the practical portion is built. क्योंकि अगर आपकी theoretical foundation strong नहीं है तो जो practical होगा वो भी definitely फिर उसमें बहुत सारे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है. तो जो पिछला हमारा लेक्चर था that we started with the application of database system development life cycle on Dream Home case study, और उसमें हमने database planning का फेज़ परफॉर्म किया, हमने सिस्टम डेफिनेशन और उसमें देखा कि कैसे हम सिस्टम का स्कोप और बाउंड्री हमने डिफ़ाइन की, किस तरह मेजर व्यूज़ हमने डिफ़ाइन किए. इसके बाद हमने रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस का परफॉर्म किया फेज़, और उसके अंदर हमने मज़ीद जो है वो रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की, उस सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जिसके बारे में हम करना चाह रहे हैं, व्यूज़ को थोड़ा रिफ़ाइन किया कि कौन कौन से व्यूज़ हैं, और उसमें जो व्यूज़ के हवाले से हमारे पास टेक्निक्स थी जो वो हमने देखी, जो हमने स्टडी की थी कि जो हम सेंट्रलाइज्ड टेक्निक यूज़ करें या व्यू इंटीग्रेशन टेक्निक यूज़ करें या उनका कम्बिनेशन यूज़ करें. और इसी तरह आपने देखा कि हमने जो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स के अंदर जो हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ पढ़ी थी, जैसे हमारा एग्ज़ामिनिंग द डॉक्यूमेंटेशन, हमने वो भी उसके ऊपर परफॉर्म किया. हमने इंटरव्यूइंग की, वो आई होप कि आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा, जो उस बुक में वो जो सारा जो इंटरव्यू के हवाले से जो सारा मटेरियल है. उसके बाद आपने देखा कि यू कैन इफ़ यू स्टिल हैव सम एम्बिग्विटीज़, तो देन यू कैन गो एंड ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ इन रियल टाइम. मतलब आप जाके उधर ब्रांचेस के अंदर विज़िट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो बिज़नेस किस तरह रन हो रहा है. तो उसके बाद रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस के अंदर फिर हमने फर्दर जो है मतलब इंटरव्यूइंग भी कर सकते हैं या कोई और भी आप करना चाहते हैं, तो मतलब आप किसी भी किस्म की जो टेक्निक्स थी फैक्ट फाइंडिंग की वो आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं. जो अगला हमने फेज़ शुरू किया था
that was design methodology. And keep in mind, design methodology is one of the critical phase. ठीक है, जिस तरह आपका requirements collection and analysis phase है, उसकी जो output होगी that will be acting as an input for the design phase. तो design phase के अंदर हमने जो है फिर हमने एक डिज़ाइन मेथडोलॉजी को फॉलो किया, और डिज़ाइन मेथडोलॉजी जो है वो फिर किसी भी किस्म का जो डिज़ाइन हम करेंगे, चाहे वो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन होगा या लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होगा, उसके अंदर हम उस डिज़ाइन मेथडोलॉजी को यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन हो दैट कुड बी एन एफिशिएंट वन। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर वहाँ से ही शुरू करते हैं। जैसे एक चीज़ आपके जहन में उस टाइम से भी होगी कि हमने जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज किया था। वी जंप्ड फ्रॉम चैप्टर 10 टू चैप्टर नंबर 15 विच वाज कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, और कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन का कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था, और हम स्टडी कर रहे थे कि वी विल बिल्ड अ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, एंड conceptual data model के अंदर we saw several tasks or activities, and in those activities that was a long list, एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी, और उसमें से जैसे entities को identify करना, relationships को identify करना, attributes को define करना या identify करना, उनको एसोसिएट करना किसी एंटिटी के साथ या रिलेशनशिप के साथ, डोमेन्स को आइडेंटिफाई करना, एंड सो ऑन, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। लेकिन वी सेड कि जी जो हमारी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, हम एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस में है के थ्रू, या कोई उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेकिन it is better कि we represent that information in a diagrammatic form, and there are certain basically options available, और जिनमें से एक ऑप्शन जो है that is entity relationship modeling है, और entity relationship modeling will be the focus of this lecture and maybe in next lecture. And keep in mind इट इज़ अ वेरी क्रूशल एंड क्रिटिकल एक्टिविटी कि जी आपने अपने किसी भी डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो अपने मुख्तलिफ यूज़र व्यूज़ आप डिफ़ाइन करोगे, और उनके लिए आपने ER डायग्राम या ER मॉडल जो है आपने बनाना होगा। एंड देन जैसे कि मैंने बताया कि हर फेज़ की जो आउटपुट होती है दैट एक्ट्स एज एन इनपुट फॉर द नेक्स्ट फेज़। तो जो आपका अगर ER मॉडल सही बन जाता है, that is performed in the conceptual database design, then you will convert that ER model into logical database design, और ये जो ER model that will be used as the input for the next phase. So let's start with the today's lecture, and we see कि जी आज हम, और आई होप कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ये भी थोड़ा सा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। I hope you will pay a lot of attention to this task. So the chapter number 11 is entity relationship modeling, and it is chapter number 11 in the book. If we start with the database design, and if we talk about the entity relationship model, that is basically a way to represent the database design. तो database design में एक इशू जो हमें बड़ा उसमें क्रिटिकल नज़र आता है, या जो उसके एक डिफरेंट या डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट हमें उसमें जो नज़र आता है, वो ये है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर देखें, डेटाबेस डिज़ाइनर इन्वॉल्व होगा, प्रोग्रामर भी में भी इन्वॉल्व हो, और इसी तरह जो यूज़र्स हैं उनका भी बड़ा कंसर्न होता है इसके अंदर। तो अब देखें, मसला यहाँ पे आता है कि जो आपका डेटाबेस डिज़ाइनर है उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस हवाले से, डिज़ाइन के हवाले से, और वो डाटा को डिफरेंट वे में परसीव कर रहा होता है। जो प्रोग्रामर है वो अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के हवाले से जो है वो डाटा को परसीव कर रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि इसमें इस तरह मैं ये वाला चीज़ें कैसे अटेम्प्ट करूँगा, ये वाला एप्लीकेशन मेरी कैसे होगी। तो मतलब उसके जो थिंकिंग है, उसका जो सोचने का अंदाज़ है, वो इस हवाले से वो डिफरेंट होता है। और इसी तरह जो यूज़र है उसका कंसर्न तो डाटा को इस्तेमाल करने से है कि हाउ ही विल बी यूटिलाइजिंग सर्टन डाटा
फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूज़र व्यू, और इसी तरह कि उसने क्या क्या क्यूरी सिस्टम से करनी है और उसको किस किस्म के रिजल्ट्स, किस किस्म की रिपोर्ट्स चाहिए। तो इस डिफरेंस की वजह से, जो कि एक सोचने का डिफरेंस है बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स जो कि इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, दैट ऑलवेज मेक दिस स्टेप अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन। और इसको फिर अगर आपकी आपस में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो देन मे बी द रिजल्टेंट डिज़ाइन इज नॉट कवरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो you need to create harmony between the different users, जिसमें चाहे अब मतलब keep in mind कि if you come up with a design that is not common basically to all these users, के जी चाहे वो डिज़ाइनर्स के हवाले से हम बात करें या इन लोगों के हवाले से बात करें, प्रोग्रामर के हवाले से बात करें या एंड यूज़र्स के हवाले से बात करें, तो देन द फाइनल रिजल्ट विल बी नॉट एबल टू फुलफिल द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो तीनों ये लोग हैं इनका उसके हवाले से एक कॉमन जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो और एक कॉमन जो है इनका जो है व्यू हो रिगार्डिंग दी डाटाबेस या उसका मॉडल के हवाले से अगर हम बात करें। तो अब ये जो है ये चीज़ कैसे इंश्योर की जा सकती है कि मतलब वो तमाम जो है वो एक ही हवाले से उस डाटाबेस को परसीव कर रहे हैं। तो वी नीड टू हैव a model for communication that is not basically technical and it is free of ambiguities, के मतलब तीनों लोग जब उसको देखें तो they should be able to come up के जी हाँ जी हमें बिल्कुल यही चीज़ चाहिए और ये वो हमारा मॉडल है जो हमारे तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। तो जो इसका सॉल्यूशन है फिर वो क्या है, वो आपका एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है और इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड ER मॉडल या ER डायग्राम्स भी इसको की टर्म भी इसके लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो हमारा जो ये हमारा लेक्चर है आज का और में भी अगला भी, दैट विल बी फोकसिंग ऑन ER मॉडल्स या ER डायग्राम को। Now keep in mind there are different notations that are available to represent each concept diagrammatically. We will talk about different database concepts, या जो हम बात करेंगे कि conceptual database design के अंदर कौन से ऐसे concepts हैं जिनको हमने diagrams की form में represent करना है। लेकिन just to inform you there exists number of बेसिकली जो आपकी नोटेशंस हैं डायग्राम्स बनाने के लिए, मसलन जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ जो नोटेशंस हैं वो मुख्तलिफ किस्म के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकती हैं। तो हमारे पास जो मुख्तलिफ नोटेशंस एग्जिस्ट करती हैं उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल चेन नोटेशन एग्जिस्ट करती है, क्रोज फुट फीट जो है वो नोटेशन एग्जिस्ट करती है, और इसी तरह जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी जो मॉडलिंग टेक्निक या लैंग्वेज यूज़ हो रही है दैट इज़ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और आजकल तकरीबन जितनी भी मतलब मॉडलिंग हो रही है वो सारी की सारी मोस्टली जो है वो UML के अंदर हो रही है। लेकिन आप में से कोई बंदा भी अगर चेन को फॉलो करना चाहे नोटेशन को तो वो भी यूज़ कर सकता है, क्रोज फीट को भी यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकता है, और अगर कोई UML को करना चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकता है। लेकिन कीप इन माइंड कि वी विल बी यूजिंग UML नोटेशन इन आवर बेसिकली ER मॉडल्स। और UML नोटेशन को जो यूज़ करने का वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट या कह लें कि रीजंस क्या हो सकती हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि जी जो आपका ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है विच हैज़ प्रपोज्ड दिस UML, जो कि UML जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो जो है इसकी स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। एंड मतलब इसकी जो एक्सेप्टेंस है इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द इंडस्ट्री, मतलब जो आपका UML का इस्तेमाल है वो तकरीबन हर जगह पे हो रहा है। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि जी इट विल बी द डिफेक्टो स्टैंडर्ड इन द नियर फ्यूचर, और इसलिए हम भी इसी को यूज़ करेंगे क्योंकि इफ़ इट बिकम अ डिफेक्टो स्टैंडर्ड तो इट मीन्स कि जितने भी फिर जो लोग होंगे वो इसी को फॉलो करेंगे एंड वी शुड लर्न दिस टेक्निक। इसी तरह जो आपकी नोटेशन है चाहे हम UML की यूज़ करेंगे लेकिन हम बेसिक जो या ट्रेडिशनल डाटाबेस टर्मिनोलॉजी है हम उसी को उसी तरह लेके चलेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो।
जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास मुख्तलिफ यूज़र व्यूज़ हमने डिफ़ाइन किए थे, और जो दो मेजर व्यूज़ हमने डिफ़ाइन किए थे जो कि हमने ड्रीम होम की स्टडी के हवाले से किए थे, उसमें हमने दो यूज़र ग्रुप्स बनाए थे। एक हमने यूज़र ग्रुप बनाया था विच कंसिस्टेड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजर, और हमने कहा कि उनके लिए जो व्यू हम बनाएंगे यूज़र व्यूज़ वो ब्रांच के होंगे। इट मीन्स कि उसमें बहुत सारी एंटिटीज़ होंगी, और जो उसकी ख़ास बात ये थी कि बहुत सारी बाकी चीज़ें तो ओवरलैप कर रही थी दोनों व्यूज़ के अंदर, लेकिन उनकी एक ख़ास बात थी कि वो ब्रांच के ओवरऑल जो डाटा के हवाले से जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनका जॉब रोल ऐसा था कि वो उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड थे। ऑन द अदर हैंड जो हमारा दूसरा यूज़र ग्रुप था वो हमारा जो है वो स्टाफ मेंबर्स के ऊपर कंसिस्ट करता था, जिसमें आपका सुपरवाइज़र और जो है असिस्टेंट आ रहे थे, और उनका जो यूज़र व्यू था उसको हमने स्टाफ का यूज़र व्यू कहा। और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि वो जो है वो सर्टन चीज़ों में वो जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जैसे ब्रांच के अंदर और जो है न्यूज़पेपर्स के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसी चीज़ें उनकी थी जो बाकी जो दूसरा यूज़र ग्रुप था वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, जैसे प्रॉपर्टी व्यूइंग जो है दैट वाज टोटली मैनेज्ड बाय असिस्टेंट एंड सुपरवाइज़र, तो वो उसको मेंटेन भी वही कर रहे थे एंड सो ऑन। मतलब उस हवाले से जितनी भी वो जो डिटेल्स हैं वो सारी वही डील कर रहे थे। अब जो जब कोई भी हम ER डायग्राम किसी भी यूज़र व्यू के लिए हम ER मॉडल या ER डायग्राम जो है वो हम बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। आई होप के इस टाइम पे आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड शायद नज़र आ रही होगी, लेकिन कीप इन माइंड कि जी ये आपका जब आप इसको सीख लेंगे, अब ये जो है ये आपका ब्रांच का जो है वो यूज़र व्यू की ER डायग्राम है। ये ब्रांच की क्यों है? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो ब्रांच की एंटिटी भी आपको नज़र आ रही है और न्यूज़पेपर की एंटिटी भी नज़र आ रही है। तो इसके अंदर ये तमाम एंटिटीज़ मौजूद हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो मेजर एंटिटीज़ हैं वो स्टाफ है, जो कि स्टाफ की इंफॉर्मेशन से जो है वो मुताल्लिक है। और कीप इन माइंड कि स्टाफ जो होगा दैट मतलब जो आपका डायरेक्टर है या मैनेजर है दैट कुड बी इंटरेस्टेड इन एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी स्टाफ मेंबर दैट कुड बी एट एनी ब्रांच। और आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रांच की एंटिटी भी इन्वॉल्व है। इसके अंदर फिर हमारे पास कुछ और एंटिटीज़ भी हैं, जैसे लीज़ की है, दे विल बी इंटरेस्टेड इन लीज़, और डेफिनेटली देयर विल बी अ रोल ऑफ दीज यूज़र्स इन लीज़। इसी हवाले से क्लाइंट के साथ या क्लाइंट की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में भी ये इंटरेस्टेड होंगे। प्रेफरेंस को भी ये देखने में इंटरेस्टेड होंगे। प्रॉपर्टी फॉर रेंट देखें तो वो फिर डेफिनेटली इट विल बी ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर और बिजनेस ओनर। और इसी तरह न्यूज़पेपर जो है एक और एंटिटी है कि हम बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी फॉर रेंट का जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हम न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइज करते हैं। और मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका जो है वो ज़्यादा जिनमें प्रॉब्लम आ रहा है, जो रेंट पे नहीं लग रहे। अब कोई भी जो ER डायग्राम है, अब मतलब वो इट could be very complex depending upon the complexity of the system जिसके लिए आप database डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मतलब it could be very complex। जैसा कि इवन ये भी शायद आपको इस तरह फील हो रहा हो कि अभी चूँकि आपने बिल्कुल इसके बारे में नहीं पढ़ा तो आपको ये डायग्राम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही होगी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन इस टाइम पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम जो है इसको बड़ी डिटेल के साथ हर एक कंपोनेंट को देखेंगे कि किस तरह एक ER डायग्राम बनाई जाती है और किस तरह उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो कि इस ER डायग्राम के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं और हम उनके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म का काम करते हैं। लेकिन एक बात आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल एक क्लियर बात होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो ER डायग्राम है दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर डेटाबेस सिस्टम जो कि हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और ये रिक्वायरमेंट्स कोई, जैसे मैंने पहले भी कहा होगा अपने पिछले लेक्चर्स में कहीं पे, कि ये रिक्वायरमेंट्स ऐसी नहीं है
कि जी मतलब जो कोई रियल लाइफ में है नहीं, मसलन हम वही ऐड करेंगे इस ER डायग्राम के अंदर, वो एंटिटीज़ रखेंगे जो हमें रियल लाइफ में या उस प्रोजेक्ट के हवाले से चाहिए, उनके वही रिलेशनशिप्स हम दिखाएंगे जो उधर ज़रूरी हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर कोई नहीं बन रहा दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप, तो ये नहीं है कि हम कोई ज़बरदस्ती से उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जी आपने सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड करनी है जो रिक्वायर्ड हैं, आपने कोई एडिशनल या एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं करनी। अब अगर इस पर एक सरसरी सी नज़र हम डालें तो हमें बड़ा क्लियर होगा कि जो एंटिटीज़ हैं, जैसा कि हमारा जो पहली जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग के अंदर हमारी जो पहली एक्टिविटी थी कि हम जब कंसेप्चुअल डाटा मॉडल बिल्ड कर रहे होंगे तो पहला काम था आइडेंटिफाई द एंटिटी टाइप्स। तो एंटिटीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली होंगी, लेकिन इस चीज़ को फिर मैं डिस्कस करूँगा, एंटिटी को डिफ़ाइन करेंगे अगेन। लेकिन अगर आपने वो डिफ़ाइन कर लिया, उनके रिलेशनशिप भी डिफ़ाइन कर लिए कि क्या है, तो नाउ यू नीड टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन ER मॉडल। तो ER मॉडलिंग में वही चीज़ें शो होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर स्टाफ और ब्रांच का रिलेशनशिप है तो स्टाफ जो है मैनेजेस अ ब्रांच, ठीक है। तो स्टाफ मैनेजेस अ ब्रांच से मुराद क्या है कि एक मैनेजर जो होगा जो कि विच विल बी पार्ट ऑफ द स्टाफ और इट विल बी मैनेजिंग अ ब्रांच। इसी तरह ब्रांच का स्टाफ के साथ क्या रिलेशनशिप है, ब्रांच हैज़ स्टाफ, कि जी एक ब्रांच के अंदर बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं। और फिर आपको अब मतलब ये मुख्तलिफ इसकी नोटेशन है, जब हम इंडिविजुअल इनको अगेन कंपोनेंट्स को पढ़ लेंगे और फिर जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो देन इट विल बिकम वेरी क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ताकि हमें फिर चीज़ों को मतलब आपको ये जो अभी इतनी कम्प्लेक्स डायग्राम नज़र आ रही है, सो दैट इट कुड बिकम वेरी ईजी टू यू। If we talk about the concept of ER model, तो जो ER मॉडल है that is based upon 3 major things, ठीक है जी। आपकी पहली चीज़ है that are entity types, ठीक है जी। आपको एंटिटीज़ डिफाइन करनी है, आइडेंटिफाई करनी है और उन एंटिटीज़ को आपने ER मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। जो दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है that is relationship types. Relationships will be among different entities and you need to identify those relationships and that exist in real life, या उस real में वो exist करने चाहिए, और you need to show those relationships in your ER model. And the third thing is attributes. किसी भी entity के certain एट्रीब्यूट होंगे, और डेफिनेटली अभी हम थोड़ा सा आगे जाके हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एक एंटिटी जो है वो इटसेल्फ तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी एक फिनोमेना को वो जो है रिप्रेजेंट कर रही होगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर अकरेंस ऑफ दैट एंटिटी इज डिस्क्राइब्ड और डिफरेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ द एट्रीब्यूट वैल्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी। तो हम इन चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ कवर करेंगे, लेकिन कीप इन माइंड कि जी एक ER मॉडल के अंदर जो है मेजर जो चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या हैं कि हम 3 चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक हम एंटिटीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो मेजर हम जिनके बारे में इंफॉर्मेशन कैप्चर करने में इंटरेस्टेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन एंटिटीज़ के दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वी शो दोज रिलेशनशिप्स। और तीसरी चीज़ है कि उन एंटिटीज़ से रेलेवेंट कोई भी किसी किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं तो देन वी एसोसिएट दोज एट्रीब्यूट्स, और वो एट्रीब्यूट्स एसोसिएट एंटिटी के साथ भी हो सकते हैं या किसी रिलेशनशिप के साथ भी हो सकते हैं। वी विल हैव अ क्लोज लुक एट दीज ऑल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। हम एंटिटी टाइप से स्टार्ट करते हैं। एंटिटी टाइप जो है वो पहला हमारा कंपोनेंट है ER मॉडल का और मेजर कंपोनेंट है। अब एंटिटी टाइप को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट वी मेंट बाय एंटिटी टाइप। तो एंटिटी टाइप को डिफाइन करना चाहें तो इट कुड बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज which are identified by enterprise as having an independent existence। और जो existence है it could be physical or conceptual,
अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। पहली बात यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यू नीड टू आइडेंटिफाई, जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को आप किसी भी तरह स्टडी कर रहे होंगे, चाहे आप इंटरव्यू कर रहे होंगे, चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन को एनालाइज कर रहे होंगे, या किसी भी और मेथड के थ्रू आप जब इंटरेक्शन कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई सर्टन ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या करोगे, आप उन ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं। मसलन जैसे हम देखें इस ड्रीम होम के केस के अंदर, तो बहुत सारी जो है हमारे पास जो है वो एंटिटी टाइप जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। मसलन देखें बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं वहाँ पे, उन सब की कॉमन प्रॉपर्टीज़ है। हर स्टाफ का एक स्टाफ नंबर है, उसका एक नेम है, उसका एक एड्रेस है, उसका एक टेलीफोन नंबर है, उसकी एक पोजीशन है, उसकी एक सैलरी है, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड नाउ कीप अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जी अब उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से मुराद क्या है कि जी वो जो है वो किसी और के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो, और मतलब आइदर दे कुड बी फिजिकल, उनकी एग्जिस्टेंस हो सकती है, या कंसेप्चुअल। अब फिजिकल से क्या मुराद है कि मसलन कोई ऐसी चीज़ जो फिजिकली जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कोई स्टाफ मेंबर है उसको फिजिकली देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कंसेप्चुअल होंगी, ठीक है। मसलन जैसे लीज है, लीज का एंटिटी है, वो मतलब कोई फिजिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन लीज एग्जिस्ट करता है। इसी तरह वो एक एग्रीमेंट होता है कि जी कितना किराया होगा किस प्रॉपर्टी के लिए, कब से रेंट स्टार्ट हो रहा है, कब से, इस हवाले से इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इसी तरह व्यूइंग जो है कि प्रॉपर्टी को व्यू करना, इट्स नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कोई ऐसी नहीं है, लेकिन मतलब इसको आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर मतलब एक एंटिटी टाइप के हवाले से एक एंटिटी अकरेंस होगी, और एंटिटी अकरेंस क्या है, अ यूनिकली आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट ऑफ एन एंटिटी टाइप। जैसे हमने बात की कि जो एंटिटी टाइप होती है वो ग्रुप को, जो कॉमन जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही होती, सिर्फ उस जो ग्रुप है या जो ऑब्जेक्ट है मतलब उनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन जो एक एंटिटी अकरेंस होती है, दैट पॉइंट्स टू और दैट डिस्क्राइब्स एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है, मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप में से आई डोंट थिंक कि आपने अभी कोई और प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपकी टेक्निक है वो भी तकरीबन इसी तरह की है, वो इसी के ऊपर ही बेस करती है। तो ऑब्जेक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, एंटिटी टाइप के हवाले से हम बात करें, तो एंटिटी टाइप हमारा वो एक मसलन जैसे हम देखते हैं जी स्टाफ है, वो एक एंटिटी टाइप है, और हम कहते हैं जी उसकी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे उसका स्टाफ नंबर है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, उसका टेलीफोन नंबर है, उसकी सैलरी है, उसकी पोजीशन है, और वो किस ब्रांच में काम करता है, हम मे बी उसको अपने पास कैप्चर करना चाह रहे हो। तो अब जो आपका हमने डिफाइन कर दिया कि ये एक एंटिटी टाइप है जिसमें हम इंटरेस्टेड होंगे, जैसे हम कहते हैं जी के स्टाफ। लेकिन अब सपोज मतलब जो एक एग्जैक्ट स्टाफ मेंबर है, जो उसकी एक अकरेंस हो सकती है, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे जॉन वाइट जिसका स्टाफ नंबर SG17 या 36 है, उसका एड्रेस की कोई वैल्यू है, उसकी पोजीशन स्पेसिफिक है, उसका सैलरी कोई स्पेसिफिक है, तो जो वो एक रिकॉर्ड होगा जो उस पर्टिकुलर किसी एक स्टाफ मेंबर के लिए होगा, दैट इज कॉल्ड एन एंटिटी अकरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। तो जो हमारा एंटिटीज होती हैं वो तो जनरल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती हैं, और जो आपकी एंटिटी अकरेंस होती हैं वो किसी एक स्पेसिफिक जो है वो ऑब्जेक्ट को हवाले से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो अब अगर इसी चीज़ को हम मैप करें, जो हम डेटाबेस
या रिलेशनल मॉडल के साथ, तो जो हमारे टेबल्स का स्ट्रक्चर होगा वो हमारा एंटिटी टाइप होगा, और जो हमारा एंटिटी अकरेंसेस होंगी वो किस में होंगी, वो हमारी जो है रोज की फॉर्म में होंगी। जो एक्चुअल डाटा होगा किसी भी पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर का, वो जो होगी वो हमारी एंटिटी अकरेंस होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसको अगेन मैं एक और एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे मसलन हम कहें जी कि एक स्टूडेंट एक एंटिटी है, राइट। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो वी नीड टू डिफाइन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स फॉर दैट एंटिटी, जिसके थ्रू जो है हम उस के पर्टिकुलर अकरेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम कहते हैं एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट नंबर होता है, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसका एक नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है, एंड सो ऑन, उसकी बाकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब ये तो एंटिटी हमने डिस्क्राइब की कि एक स्टूडेंट है और उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक स्टूडेंट, सपोज इस रजिस्ट्रेशन नंबर वाज 123, उसका नाम अली है, उसका एड्रेस में भी कुछ भी है, और उसकी बाकी सारी डिटेल्स। तो अब ये जो एक रिकॉर्ड है, ये एक डाटा है जो उन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, दिस विल बी कॉल्ड एन एंटिटी अकरेंस ऑफ एंटिटी टाइप स्टूडेंट। तो आई होप के इट्स क्लियर टू यू। अच्छा, स्टाफ अगर हम एंटिटी टाइप्स के हवाले से बात करें, तो जैसे हमने कहा जी कि इट कुड बी जो एग्जिस्टेंस है दैट कुड बी आइदर फिजिकल और कंसेप्चुअल। तो हमारी बहुत सारी जो हमारी एंटिटीज़ हैं जो कि ड्रीम होम के हवाले से हैं, वो बहुत सारी जो हैं हमारी फिजिकल हैं इनकी एग्जिस्टेंस, और कुछ ऐसी हैं जिनकी एग्जिस्टेंस जो है वो कंसेप्चुअल है। जैसे फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं, एक स्टाफ होता है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। प्रॉपर्टी जो है फिजिकली कहीं पे मौजूद होती है, ये नहीं है कि वो कोई ऐसी नज़र ना आने वाली चीज़ है। आप फिजिकल से मुराद ये हो सकती है कि आप जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, एंड सो ऑन, मतलब इस तरह उसकी एग्जिस्टेंस आपको फिजिकली नज़र आती है। इस तरह कस्टमर जो है दैट इज़ अगेन अ फिजिकल वन। पार्ट कोई भी किसी भी चीज़ का कोई पार्ट है, मतलब अब ये ज़रूरी नहीं है ये इसी ड्रीम होम के हवाले से हो। पार्ट जो है ये एक और मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम कोई सप्लाइंग का काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स हैं और पार्ट्स हैं, तो उस किस्म के सिनेरियो में जो पार्ट है, सप्लायर है या प्रोडक्ट है, ये तीनों जो हैं ये फिजिकली एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि आप इनको फिजिकली देख सकते हो, इनको टच कर सकते हो, एंड सो ऑन। कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस जो होती है, मसलन जैसे आप देखें व्यूइंग जो है, व्यूइंग का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि व्यू करना जो है प्रॉपर्टी को, इट्स नॉट फिजिकल, समथिंग फिजिकल नहीं है ये, लेकिन ये एक एक्टिविटी है जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक प्रॉपर्टी को जाके देखते हैं। यू कांट मतलब विजुलाइज दिस थिंग, ठीक है। इसी तरह इंस्पेक्ट करना प्रॉपर्टी को, मसलन आप प्रॉपर्टी को देखते हो कि वो किस हालत में है, एक बंदा जाता है उसको देख के आता है एंड देन he needs to store that information, लेकिन there is no physical representation, कोई उसकी इंस्पेक्शन की कोई फिजिकल वो नहीं है। इसी तरह अगर वो जो सप्लायर पार्ट्स वाले डेटाबेस के हवाले से बात करें तो सेल जो है दैट कुड बी एन अदर एंटिटी जो कि हमारी कंसेप्चुअली एग्जिस्ट करेगी। या वर्क एक्सपीरियंस जो है, वर्क एक्सपीरियंस अब कोई ऐसा फिजिकल चीज़ नहीं होती, लेकिन इट इज़ बेसिकली इट एग्जिस्ट्स। तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं कि जी किस तरह आपकी एंटिटी टाइप्स जो है वो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। और एंटिटी अकरेंस आई होप कि इट्स क्लियर टू यू कि जी एक स्टाफ के अंदर जो पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर होगा वो आपका जो है वो एंटिटी अकरेंस होगी। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी एक पर्टिकुलर एंटिटी अकरेंस होगी। इसी तरह एक स्पेसिफिक क्लाइंट ने जो किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को किसी स्पेसिफिक डेट पे व्यू किया, दैट इज़ अगेन वो भी जो है आपकी व्यूइंग का एक एंटिटी अकरेंस होगा। अब एंटिटी और एंटिटी अकरेंस तो चाहे वो फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ हो या कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस के साथ हो, दोनों सूरतों में होगा। एंटिटी टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अब कीप इन माइंड के वी विल बी रिप्रेजेंटिंग एंटिटी टाइप्स इन आवर ER मॉडल। तो एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेक्टेंगल यूज की जाती है, रेक्टेंगल यूज की जाती है, एंड द नेम ऑफ दैट एंटिटी टाइप इज रिटन विद इन दैट रेक्टेंगल।
एंड विच इज़ नॉर्मली अ सिंगुलर फॉर्म, मतलब कुछ एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है एंड यू कैन फॉलो द स्टैंडर्ड कि जी आपका जो नाम होना चाहिए एंटिटी का, दैट शुड बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल यूज करनी है, उसके अंदर एंटिटी का नाम एंड द नेम शुड बी सिंगुलर, कि प्लूरल आपने नहीं लिखना, ठीक है जी, आपने सिंगुलर नेम लिखना है। और इन यूएमएल द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द एंटिटी नेम इज अपर केस। आप अगर वो जो पिछली ईआर डायग्राम अगर गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि रेक्टेंगल के अंदर जो भी एंटिटीज हैं, जैसे स्टाफ है, ब्रांच है, उनका जो पहला लेटर है, पहली बात तो यह है कि वो सिंगुलर है, और दूसरी बात यह है कि उनका जो पहला लेटर है दैट शुड बी कैपिटल। अब इसी चीज को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट, कि जी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की, उसके अंदर स्टाफ जो है वो लिख दिया, लेकिन सिंगुलर में है, ये स्टाफ ही लिखा या ब्रांच लिखा, ब्रांचेस नहीं लिखा। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि ये जो स्टाफ और ब्रांच है, दिस इज द नेम ऑफ द एंटिटी टाइप, और जो नोटेशन में हम यूज कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारा हर एंटिटी टाइप है उसका जो पहला लेटर है दैट इज कैपिटल। तो मतलब यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस स्टैंडर्ड। जो दूसरी हमारी चीज है दैट इज रिलेशनशिप टाइप्स। अब देखें, जैसे मैंने डिस्कस किया कि जो ईआर मॉडल है उसके अंदर आप बेसिकली तीन चीजें वो जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखें, और उनमें क्या है, सबसे पहली चीज है आपके एंटिटी टाइप्स, दूसरी चीज है रिलेशनशिप्स या रिलेशनशिप टाइप्स, और तीसरी चीज हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी। तो अब जो दूसरी चीज है वो है रिलेशनशिप टाइप्स। अब रिलेशनशिप टाइप्स के अंदर फर्दर दो चीजें हैं, एक रिलेशनशिप टाइप है और एक रिलेशनशिप अकरेंस है। रिलेशनशिप टाइप इज अ सेट ऑफ मीनिंगफुल एसोसिएशन अमंग एंटिटी टाइप्स, के दो एंटिटीज के दरमियान कोई भी जो मीनिंगफुल एसोसिएशन है, जो एक रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकता है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप टाइप कहते हैं। और जो रिलेशनशिप अकरेंस है, इट इज अ यूनिकली आइडेंटिफाइबल एसोसिएशन which includes one occurrence from each participating entity type। तो मतलब जो रिलेशनशिप अकरेंस है दैट इज स्पेसिफिक, वो किसी एक स्पेसिफिक मतलब रिप्रेजेंटेशन है, एक यूनिकली आइडेंटिफाइबल एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन है, उसको जो है, और उसमें डेफिनेटली एक जो वैल्यू होगी वो एक एंटिटी टाइप से आएगी, और जो दूसरी चीज जो होगी वो दूसरी एंटिटी टाइप से आएगी, जिन दोनों एंटिटीज के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। रिलेशनशिप आर शोन विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, कीप इन माइंड बिटवीन द एसोसिएटिंग एंटिटीज, और you can also name that relationship type, और you label the name of the relationship type, उसके ऊपर आप नाम देते हो, और keep in mind normally a relationship is named using a verb or a short phrase including a verb, like हम supervises or manages। आपने अगर अपनी ईआर डायग्राम जो सैंपल मैंने आपको शो की थी, अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें आपको ये रिलेशनशिप नज़र आएंगे बिटवीन द स्टाफ एंड ब्रांच एंटिटी। और इसी तरह आप जो है फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे लीज्ड बाय और एनी अदर फ्रेज। और एक और जो इसमें आपने जो है इसमें गौर करना है, आप अगर इनको देखें तो अगर एक ही वर्ड है जो कि वर्ब की फॉर्म में होगा, जैसे सुपरवाइजर्स है और मैनेजेस है, तो इनका जो पहला लेटर है दैट इज कैपिटल। ठीक है, जिस तरह हमने एंटिटी टाइप का जो पहला लेटर था वो कैपिटल था, एग्जैक्टली इसी तरह जो आपका रिलेशनशिप टाइप है दैट शुड ऑलवेज बी the first letter should be capital। और if there are multi words like a phrase है, तो उसमें आपने ये देखना होगा कि हर फिर जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है दैट शुड बी कैपिटल। जैसे लीज बाय में अगर आप गौर करें तो एल भी कैपिटल है, और बाय जो है ये एक अलग से मतलब वो वर्ड है, तो इसका भी जो पहला एलिमेंट है दैट इज कैपिटल। जो रिलेशनशिप टाइप्स हैं, अब कीप इन माइंड कि जी आपका जो आपने कोशिश करनी होती है कि अब जो रिलेशनशिप्स हैं उनको कोई अप्रोप्रिएट या मीनिंगफुल सा नाम दें। और
दूसरी जो चीज़ आपने जिसके लिए कोशिश करनी होती है, जो कि रिकमेंडेड है, कि आप जो है ना रिलेशनशिप नाम जो है वो आपके यूनिक होने चाहिए, कि मतलब एक ही रिलेशनशिप आपका मल्टीपल टाइम्स जो है वो नेम आपको यूज़ नहीं करना चाहिए अपने ER मॉडल के अंदर। और कीप इन माइंड कि जो रिलेशनशिप होता है वो भी मतलब उसकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, कि एक डायरेक्शन में वो कुछ और रिलेशनशिप को शो कर रहा है और किसी दूसरे जो है वो डायरेक्शन में वो कुछ और मीनिंग जो है वो कन्वे कर सकता है। तो यू नीड टू आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, कि जी ये जो एसोसिएशन है बिटवीन दीज टू एंटिटीज़ ये किस डायरेक्शन में है। ठीक है, बाज़ औक़ात यही है कि अगर आप उसको डायरेक्शन को इम्पॉर्टेंस ना दें तो वो बाज़ औक़ात अगर हम रिवर्स साइड पे देखते हैं तो वो शायद उतनी मीनिंगफुल चीज़ ना हो। मसलन अगर हम स्टाफ और ब्रांच के रिलेशनशिप जो है वो शो करना चाहें तो पहली बात है इन दो एंटिटीज़ के दरमियान हम सॉलिड लाइन यूज़ करेंगे जो कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम कोई वर्ब यूज़ करेंगे या वर्ब फ्रेज यूज़ करेंगे जिसके अंदर वर्ब होगा और उसको हम इस्तेमाल करेंगे, और जो रिलेशनशिप का नेम है दैट शुड द फर्स्ट लेटर ऑफ द रिलेशनशिप नेम शुड बी कैपिटल, जैसे हैज़ हमने यूज़ किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे कि ये रिलेशनशिप हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये किस डायरेक्शन के अंदर है। जैसे ब्रांच और स्टाफ के दरमियान एक रिलेशनशिप हैज़ एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन आप देखें, हैज़ इज़ द नेम ऑफ द रिलेशनशिप, और जो आपकी डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ब्रांच टेबल टूवर्ड्स स्टाफ टेबल। तो अब इसको अगर आप देखें तो इसको आप क्या स्टडी करेंगे, आप कहोगे ब्रांच हैज़ स्टाफ, ठीक है जी, कि ब्रांच के अंदर स्टाफ होता है, लेकिन यही अगर एरो हमने स्पेसिफाई ना किया होता एंड वी अगर हम इसको कहते अच्छा स्टाफ हैज़ ब्रांच, तो मतलब ये थोड़ा सा अजीब सा ऑकवर्ड सा आपको लगेगा कि जी स्टाफ हैज़ ब्रांच, लेकिन डेफिनेटली उसके भी अपने मीनिंग है कि हर स्टाफ की एक ब्रांच होगी, लेकिन जो है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि ब्रांच हैज़ अ स्टाफ। तो इसके बजाय अगर वो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि अ स्टाफ मेंबर वर्क्स एट अ ब्रांच, तो मतलब वो ज़्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट होगा उसके लिए। अब हमने ये देख लिया कि हम एंटिटी टाइप्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी टाइप्स के लिए हमने देखा कि हम रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं और उसके अंदर एंटिटी का नाम होता है, और नाम जो होता है वो दैट शुड बी अ नाउन और इट शुड बी इन अ सिंगुलर फॉर्म। दूसरी बात हमने ये देखी कि हम रिलेशनशिप्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ER मॉडल के अंदर, एंड दोज रिलेशनशिप्स आर डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिकली अ सॉलिड लाइन, और उसके ऊपर हम रिलेशनशिप का नाम स्पेसिफाई करते हैं दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। और हमने उसमें ये देखा कि जो वर्ब है उसका पहला जो है लेटर दैट शुड बी कैपिटल, और अगर इट्स अ मल्टी वर्ड तो हर जो वर्ड का पहला लेटर है वो दैट शुड बी कैपिटल। तीसरी चीज़ जो हमने सीखी वो ये सीखी कि जी हर जो रिलेशनशिप है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए कि किस, ताकि वो उसके मीनिंग्स जो है हमारे लिए क्लियर हों, कोई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या एम्बिग्विटीज के चांसेस ना हो। अब इन रिलेशनशिप्स को मज़ीद बेहतर समझने के लिए वी कुड यूज़ अनदर मतलब टेक्निक इसको कह सकते हैं आप, जो कि सिमेंटिक नेट कहलाती है, विच बेसिकली जो है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट लेवल मॉडल, और इसमें आप एंटिटीज़ के अक्रेंसेस को मतलब मुख्तलिफ एंटिटीज़ के दरमियान आप जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो शो करते हो, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है दैट इज़ डिफरेंट। एंड कीप इन माइंड कि जो आपका ER मॉडल है दैट इज़ ऑन द हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, उसमें जो है वो इतनी ज़्यादा लो लेवल डिटेल शामिल नहीं होती, लेकिन जो आपका सिमेंटिक नेट होता है दैट बेसिकली प्रोवाइड्स लो लेवल या आपका ये जो ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर आके जो है ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो मिसाल के तौर पे इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू
रिप्रेजेंट द ब्रांच और स्टाफ के दरमियान जो हैज़ रिलेशनशिप है उसको अगर थ्रू हम सिमेंटिक नेट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हाउ वी रिप्रेजेंट इट। जो सिमेंटिक नेट में जो आपकी नोटेशन यूज़ होती है वो ऐसे है कि जो आपकी ओवल है दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द एंटिटी, आप देख सकते हैं, या आपका जो रिलेशनशिप है इन तीनों को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो आपके पर्टिकुलर अकरेंस हैं किसी भी उस एंटिटी टाइप की, दे आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ सॉलिड डॉट, वो आप देख सकते हैं। दूसरी बात, जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप हर एक यूनिक रिलेशनशिप को या एक रिलेशनशिप अकरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे जो है एक रेक्टेंगल और उसके अंदर सॉलिड डॉट है, और जो इनके दरमियान एसोसिएशन है डिफरेंट एंटिटी अकरेंसेस के दरमियान रिलेशनशिप के थ्रू, वो जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं सॉलिड लाइन के थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो इट शोज द सेम रिलेशनशिप जो कि ब्रांच एंटिटी और स्टाफ एंटिटी के दरमियान एग्जिस्ट करता है, और इस रिलेशनशिप का नाम है हैज़ का, हैज़ रिलेशनशिप इसको कहा गया है। अब जब भी हम कोई सिमेंटिक नेट डिफाइन करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वी विल बी जो हम उसकी हर अकरेंस दिखाना चाह रहे हैं दैट शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइबल। तो यूनिकली आइडेंटिफाइबल डेफिनेटली हम कौन सा एट्रीब्यूट शामिल करेंगे, जो उसका प्राइमरी की होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्रांच की एंटिटी है उसके अंदर हमने ब्रांच नंबर को यूज किया है, जैसे B003 एक ब्रांच है, एक B007 है। अब उसी तरह आप देख सकते हैं जो स्टाफ वाली साइड है, जो एंटिटी है, उसके अंदर 3 हमने एंटिटी अकरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जो कि यूनिक होनी चाहिए अगेन, और स्टाफ नंबर को हमने इसीलिए इधर शामिल किया है। अब हर जो स्टाफ मेंबर है दैट इज एसोसिएटेड विद द ब्रांच, या एक ब्रांच के अंदर सर्टन स्टाफ मेंबर्स हैं, यही हमारा रिलेशनशिप था। तो हर इंडिविजुअल रिलेशनशिप जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सॉलिड लाइंस यूज करेंगे और एक रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे, उस रिलेशनशिप को नाम देंगे। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने 3 रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन किए हैं हैज़ रिलेशनशिप के लिए। जैसे R1 जो है दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी अकरेंस B003 ऑफ ब्रांच और SG37 जो है एंटिटी अकरेंस ऑफ द स्टाफ एंटिटी। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिलेशनशिप का नाम हमने डिफाइन किया है दैट इज R1, और उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी डायमंड है और उसके अंदर सॉलिड लाइन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो B003 इज कनेक्टेड विद द SG37 थ्रू आवर रिलेशनशिप R1। तो व्हाट डज इट मीन कि जो ब्रांच B003 के अंदर काम करता है वो कौन काम करता है, SG37। इसी तरह आप देख सकते हैं कि B003 से एक और अकरेंस जो है या एक और जो एसोसिएशन जा रही है, एंड उसके लिए जो हमने रिलेशनशिप कहा है दैट इज R2, और वो किससे रिलेट हो रहा है, स्टाफ अकरेंस के अंदर, वो स्टाफ एंटिटी टाइप के अंदर वो SG14 के अंदर हो रहा है। तो इट मींस कि जो ब्रांच नंबर B003 के अंदर जो लोग काम करते हैं वो कौन कौन से हैं, SG37 और SG14। इसी तरह आप देख सकते हैं B007 की जो एसोसिएशन है विद द स्टाफ मेंबर SA9 दैट इज रिप्रेजेंटेड with the help of R3 जो कि रिलेशनशिप है हैज़ का। तो दिस इज हाउ यू कैन जो है रिप्रेजेंट दी ऑब्जेक्ट लेवल डिटेल्स के जी, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाए, ज़्यादा आप लो लेवल पे जाके काम कर सकते हैं व्हेन यू यूज़ सिमेंटिक नेट। लेकिन कीप इन माइंड जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है दैट इज़ एट दी हायर एब्स्ट्रक्शन लेवल, और उसके अंदर हम इतनी मतलब लो लेवल पे जाके एंटिटी अकरेंसेस के ऊपर जाके जो है वो काम नहीं करते। लेकिन सिमेंटिक नेट जो है वो इसके अंदर जाके हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब आप एक चीज़ अपने जहन में रखें, सिमेंटिक नेट हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ को समझने में मदद दे रहा है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर आपका एक सिस्टम कम्प्लेक्स है और आपके बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो डिटेल है वो सिमेंटिक नेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इट शुड बी नॉट पॉसिबल बेसिकली टू मेंटेन दिस सिमेंटिक नेट एक बड़े कम्प्लेक्स सिस्टम के लिए। तो मतलब सिमेंटिक नेट का आप इस्तेमाल उधर ही करते हो जहाँ पे आपको चीज़ों को क्लियर करना हो या कोई स्पेसिफिक आपकी रीजंस हो वहाँ पे नॉर्मली, अदरवाइज आप जो है वो ER मॉडलिंग का ही इस्तेमाल करते हो।
अब जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट विद द रिलेशनशिप टाइप। तो रिलेशनशिप, चूंकि हमने कहा जी रिलेशनशिप क्या है, इट इज द पॉसिबल एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज़। कोई भी जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं उनके दरमियान जो पॉसिबल एसोसिएशन है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो अब बाज़ औक़ात एसोसिएशन दो एंटिटीज़ के दरमियान हो सकती है, बाज़ औक़ात एसोसिएशन तीन एंटिटीज़ के दरमियान हो सकती है, बाज़ औक़ात एसोसिएशन जो है वो चार एंटिटीज़ के दरमियान हो सकती है। और इवन देयर आर सिचुएशंस व्हेन देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, और उसमें एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है। तो जो हमने अगला हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप। और डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप टाइप इज डिफाइंड एज के जी द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स इन अ रिलेशनशिप। के एक जो रिलेशनशिप हम डिफाइन कर रहे हैं उसके अंदर कितनी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, किन किन एंटिटीज का उसमें जो है वो पार्टिसिपेशन है। तो जो भी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही होंगी वो फिर जितनी तादाद होगी उनकी, वो दैट विल बी कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। तो डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप बाइनरी कब होगी, जब जो रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन टू एंटिटीज। बाइनरी स्टैंड्स फॉर टू, ठीक है। टर्नरी की बात करें तो ऐसा रिलेशनशिप दैट इज प्रेजेंट बिटवीन थ्री एंटिटीज, तो वो आपका जो रिलेशनशिप की डिग्री कहलाएगी, दैट विल बी अ टर्नरी रिलेशनशिप। अगर चार एंटिटीज इन्वॉल्व हैं उस रिलेशनशिप के अंदर तो आप कहोगे कि ये जो रिलेशनशिप है दिस इज क्वाटर्नरी। एंड कीप इन माइंड जो मेजॉरिटी आपके डिग्री होती है वो टू ही यूज होती है या बाइनरी यूज होती है, लेकिन स्टिल देयर कुड बी सम सिचुएशंस कि जी आपकी 3 डिग्री की या 4 डिग्री की जो है वो रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट कर सकें। तो जो एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप टर्म है दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब रिलेशंस विद डिग्रीज हायर देन 2। तो मतलब जहाँ 3 आ जाएं या 4 आ जाएं या इससे ज़्यादा आ जाएं तो उस सूरत में जो आप बाज़ औक़ात उसको कम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है वो आप जो है वो की टर्म यूज़ करते हो। जो बाइनरी रिलेशनशिप है या डिग्री जिसकी बाइनरी है वो मसलन आप देख सकते हैं कि जो प्राइवेट ओनर है या प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, दिस कुड बी एन एग्जांपल कि जी प्राइवेट ओनर ओन्स प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो ये पी ओन्स है, पी ओन्स मींस प्राइवेट ओनर ओन्स प्रॉपर्टी फॉर रेंट। इसी तरह हमने देखा था स्टाफ और जो ब्रांच का रिलेशनशिप है उसके दरमियान भी जो डिग्री है वो हैज के जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री बाइनरी है। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ओनली 2 एंटिटी टाइप्स। तो जितनी एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी रिलेशनशिप के अंदर दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप। इसी तरह एक रजिस्टर्स की जो हमारे रिलेशन है दैट इज अ टर्नरी रिलेशनशिप या इसकी डिग्री जो है वो टर्नरी है। अब कीप इन माइंड कि जो जब भी कम्प्लेक्स हमारी जो है वो रिलेशनशिप होंगे मींस कि जिसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा होगी, 3 होगी या 4 होगी या इससे ज़्यादा, तो अब हम जो सॉलिड लाइन है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो जो उसके लिए नोटेशन यूज़ होती है वो ये यूज़ होती है कि आप रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, डायमंड यूज़ करेंगे और डायमंड के अंदर आप उस रिलेशनशिप का नाम रखेंगे और इसमें फिर आपकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी कि ये किस डायरेक्शन में, लेकिन इट वुड इंक्लूड कि जी आप ये 3 जो है वो एंटिटीज़ इंक्लूड करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो रजिस्टर्स रिलेशनशिप का हमने नाम दिया है और इसमें एंटिटीज जो इन्वॉल्व हैं वो स्टाफ हैं, ब्रांच है और क्लाइंट है। अब इसको रियल लाइफ में देखें तो व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस बेसिकली थ्रू दिस रिप्रेजेंटेशन के जी या इस नोटेशन को यूज करते हुए हम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वी आर डिस्क्राइबिंग द फिनोमेना दैट अ क्लाइंट कम्स टू अ स्पेसिफिक ब्रांच and is registered by a specific staff at that particular branch। या इसको अगर सादा अल्फाज में कहें staff registers a client at a branch। तो मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है that includes a specific branch number और उस ब्रांच के अंदर फिर एक specific staff member। तो this is an example of ternary relationship या जिसकी डिग्री टर्नरी हो। अब जो हमारा ड्रीम होम का केस स्टडी है उसके अंदर हमारा क्वाटर्नरी कोई भी एग्जिस्ट
नहीं करता कि जिनमें 4 एंटिटीज इन्वॉल्व हों। लेकिन मैं इससे हट के आपको एक एग्जांपल जो है वो दिखाना चाहता हूं। मसलन आप में से बहुत सारे लोग ये जो बिडिंग का प्रोसेस है उससे वाकिफ़ होंगे। तो जो आपका सॉलिसिटर होता है वो जो है वो बिडिंग परफॉर्म कर सकता है किसी और के बिहाफ पे, और डेफिनेटली कोई बायर होगा जो बिड कर रहा होगा, और सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज बेसिकली सपोर्टिंग दैट होल प्रोसेस। ठीक है, तो जो इन चारों एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड अरेंजेस। और इसको आप अगेन देख सकते हैं कि आपने इसको जो है वो डायमंड के अंदर रिप्रेजेंट किया, और अरेंजेस का जो कीवर्ड है वो आपने इसके अंदर यूज किया है टू गिव द नेम ऑफ द रिलेशनशिप। और इसको आप देख सकते हैं कि इसके इंटरेक्शन जो है वो चारों एंटिटीज के साथ हैं। तो इट कुड बी रेड एज अ सॉलिसिटर अरेंजेस अ बिड ऑन बिहाफ ऑफ अ बायर सपोर्टेड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मतलब डिपेंड्स कि जी आपके जो वो प्रोजेक्ट है उसके अंदर किस किस्म की एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, और आया कि वाकई कोई मतलब क्वाटरनरी जो है वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मतलब अगर कर रहा होगा तो यू कैन रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन, अदरवाइज जो है आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि जो मेजॉरिटी हमारा जो मामलात हैं वो हमारे डिग्री बाइनरी के होंगे। इसी तरह हमारे पास रिकर्सिव रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, एंड दे आर समटाइम्स कॉल्ड यूनरी रिलेशनशिप्स। रिकर्सिव रिलेशनशिप से मुराद ये होती है कि एक रिलेशनशिप जिसमें एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है और उस एंटिटी के जो अक्रेंस है वो मुख्तलिफ रोल्स में वो पार्टिसिपेट कर रही है उसके अंदर। तो इस किस्म का जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिकर्सिव रिलेशनशिप। अब इसको डिफाइन करना चाहें तो वी कैन डिफाइन रिकर्सिव रिलेशनशिप एज रिलेशनशिप टाइप वेयर सेम एंटिटी टाइप पार्टिसिपेट मोर देन वंस इन डिफरेंट रोल्स। कि जी जैसे हम बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमारी क्या क्या एग्जांपल्स हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप के। अब रिलेशनशिप्स में बी गिवन रोल नेम्स टू इंडिकेट पर्पस दैट ईच पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप प्लेज इन अ रिलेशनशिप। अब जब एक ही एंटिटी इन्वॉल्व है और उसके अंदर आपने उसी का रिलेशनशिप डिफाइन करना है तो इट बिकम्स नेसेसरी कि यू शुड डिफाइन। मसलन अगर हम एक देखें ना, रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? हम सॉलिड लाइन यूज करते हैं। अब अगर वो दो एंटिटीज के दरमियान होती तो हम क्या करते हैं? एक एंटिटी से दूसरी तक सॉलिड लाइन लगाते हैं, लेकिन उसी एंटिटी से सॉलिड लाइन शुरू होगी उसी पे खत्म हो जाएगी। ये तो रिकर्सिव रिलेशनशिप होगा। हम रिलेशनशिप का नेम भी दे देते हैं, लेकिन हम बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ जी ये क्या इसका मकसद है। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप जो वो डिफरेंट रोल्स हैं उनको भी नाम स्पेसिफाई कर दें और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दें, ताकि आपकी किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना रहे, क्लियर हो जाएं चीज़ें। तो मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि रिकर्सिव रिलेशनशिप्स को यूनरी रिलेशनशिप्स भी कहा जाता है, और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। मसलन आप देखते हैं कि जो एक स्टाफ मेंबर है जिसकी पोजीशन सुपरवाइजर्स है, सुपरवाइजर्स का जो काम है कि उसके अंडर सुपरविजन कुछ लोग काम करते हैं जो सुपरवाइज़र नहीं होते, जो है मैनेजर भी नहीं होते या डायरेक्टर नहीं है। तो वो जो स्टाफ मेंबर है वो उसकी सुपरविजन में काम करेगा। सपोज वी आर इंटरेस्टेड कि कौन कौन सुपरवाइज़र हैं, उनकी सुपरविजन में कौन लोग काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि हम इस सुपरवाइजर्स जो कि मतलब एक रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है कि एक सुपरवाइजर के अंडर जो है वो एक सर्टन लोग जो है वो काम करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को अब ये एक ही देखें, स्टाफ मेंबर, अब दोनों है स्टाफ मेंबर, जो सुपरवाइजर भी है और जो उसके अंडर सुपरविजन काम कर रहे हैं, दोनों स्टाफ मेंबर्स हैं, लेकिन दो डिफरेंट रोल्स हैं। तो इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए फिर रिकर्सिव रिलेशनशिप का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपने एक सॉलिड लाइन स्टार्ट की स्टाफ रिलेशन से ही या एंटिटी टाइप से ही, और आपने दोबारा उसी पे ख़त्म कर दी, और जो रिलेशनशिप का नाम आपने दिया दैट इज़ सुपरवाइजेस, और जो एरो है आपकी उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड में। अब ये अगर सिर्फ यही लिख दें तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ होगी, मुझे क्लियर नहीं होगा इसको देख के कि व्हाट डज इट मीन, कि व्हाट इज़ मेंट बाय कि स्टाफ सुपरवाइजेस स्टाफ। तो मैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, अनएम्बिगुअस बनाने के लिए व्हाट आई कैन डू
कि आई कैन ऐड रोल नेम्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने रोल 2 ऐड कर दिए। जो पहले है उस रिलेशनशिप से पहले हमने वहाँ पे सुपरवाइजर का जो रोल है वो यूज़ कर दिया, और जो हम बाद में जो हमारी एरो की डायरेक्शन के बाद जो हम रोल नेम ऐड कर रहे हैं दैट इज सुपरवाइजी। सुपरवाइजी से मुराद ये है कि वो लोग जो इसके अंडर सुपरविजन काम कर रहे होंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो कौन होंगे, वो आपके असिस्टेंट्स होंगे। तो इसको हम इस तरह रीड आउट कर सकते हैं या इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टाफ जिसका रोल नेम सुपरवाइजर है, सुपरवाइजेस स्टाफ, और दूसरा रोल नेम हमारा क्या है, सुपरवाइजी है। तो मतलब दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट रिकर्सिव रिलेशनशिप्स। अब जो रोल नेम्स हैं दैट कुड बी यूज्ड इन सिचुएशंस जहां पे हमारी जो एंटिटीज हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो रिकर्सिव रिलेशनशिप ही हो, वो ये भी हो सकता है कि आपका बाइनरी डिग्री का रिलेशनशिप हो, लेकिन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जी वो रोल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो जो मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स हैं उनको क्लियर करने में ज़्यादा आसानी होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है उसको देखें तो आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ और ब्रांच का जो 2 एंटिटी टाइप्स हैं इनके दरमियान 2 मुख्तलिफ किस्म के रिलेशन जो है वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि जो स्टाफ के अंदर ही एक रोल होता है मैनेजर का, उसका काम क्या होता है कि वो ब्रांच की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो ब्रांच को मैनेज कर रहा होता है। तो हम एक रिलेशनशिप जो है बिटवीन दीज 2 एंटिटीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि मैनेजर्स का होगा, लेकिन हम उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए, अनएम्बिगुअस करने के लिए व्हाट वी डू, वी इंक्लूड रोल नेम्स। तो हम स्टाफ वाली साइड पे हमने रोल नेम जो लिखा वो क्या लिखा, मैनेजर, और जो हमने ब्रांच वाली साइड पे जो रोल नेम लिखा वो हमने लिखा ब्रांच ऑफिस। तो इसको हम कहते हैं, कैसे रीड आउट करेंगे, हम कहेंगे मैनेजर मैनेजेस ब्रांच ऑफिस। ऑन द अदर हैंड देयर एग्जिस्ट एन अदर रिलेशनशिप जो कि हैज का रिलेशनशिप है कि एक ब्रांच के अंदर स्टाफ मौजूद होता है, हैज की बात हम कर रहे हैं। तो और उसमें आप डायरेक्शंस भी देख सकते हैं कि जो मैनेजर्स की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स ब्रांच है फ्रॉम स्टाफ, लेकिन जो आपकी हैज की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ब्रांच टुवर्ड्स स्टाफ। अब अगेन मतलब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए व्हाट यू कैन डू कि आप अपने रोल नेम्स इंक्लूड कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो स्टाफ वाली साइड पे हमने इस रिलेशनशिप के लिए जो रोल नेम हमने जो है यूज़ किया है दैट इज़ मेंबर ऑफ स्टाफ, और जो ब्रांच की तरफ हमने यूज़ किया वो वही वाला ऊपर जो पिछले हमने रिलेशनशिप के लिए यूज़ किया था ब्रांच ऑफिस। और इसको अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें कि व्हाट दिस रिलेशनशिप मीन्स, तो वी कैन से कि ब्रांच ऑफिस हैज़ मेंबर ऑफ स्टाफ, के इट मीन्स कि जी एक ब्रांच के अंदर बहुत सारे मेंबर ऑफ स्टाफ हो सकते हैं। आई होप कि इट्स क्लियर टू यू। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट इज़ एट्रीब्यूट्स। अब कीप इन माइंड कि ये तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका जो है वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ER मॉडल के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। और अब ये मुख्तलिफ डिपेंड्स कि जी मसलन बाज़ औक़ात जो है आप कुछ एट्रीब्यूट शामिल करेंगे और बाज़ औक़ात ज़्यादा, लेकिन चूँकि ER मॉडल जो है वो दैट रिप्रेजेंट्स मे बी समटाइम्स एक बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हो सकता है कि आप सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो शामिल करने में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन कुछ सर्टन एट्रीब्यूट जो है वो हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एट्रीब्यूट्स को पहले हम डिफाइन करना चाहें तो पहली बात है कि कोई भी जो एंटिटी टाइप होगी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर attributes. तो a property of an entity or relationship type, keep in mind कि it could belong to an entity type या relationship type। जो हमारे attributes होते हैं जैसे staff entity type that could be described with the help of
स्टाफ नंबर एक एट्रीब्यूट हो, नेम, पोजीशन, सैलरी एट्रीब्यूट। तो मसलन उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो भी एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे, और ये डेफिनेटली अब एक चीज आपके जहन में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट शामिल करेंगे और कौन से नहीं शामिल करेंगे। तो हम सिर्फ वही वाले एट्रीब्यूट शामिल करेंगे जो हमारे जो किसी भी यूजर को उसके साथ काम करने की जरूरत पेश आ सकती है या जिनका इस्तेमाल उस सिस्टम के अंदर है। अगर कोई ऐसे एट्रीब्यूट है जो उसके रेलेवेंट नहीं है तो वो हम कभी भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कीप इन माइंड कि ये जो सिस्टम आप डिजाइन करने जा रहे हैं ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया जा रहा है। तो सिर्फ वही चीजें आप शामिल करेंगे जो उनको जो इस्तेमाल करेंगे, बाकी आप एडिशनल एक्स्ट्रा चीजें यूज नहीं करेंगे। The attributes hold values that describe each entity occurrence and represent the main part of the data stored in the database। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो attributes के अगेंस्ट जो values होंगी that will be representing an entity occurrence, और यही आपका database के अंदर majority में जो आपकी entity occurrences मौजूद होंगी उसको represent किया जाएगा with the help of एट्रीब्यूट्स। और उन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट जब कोई वैल्यू किसी एक स्पेसिफिक अकरेंस के लिए दी जाएगी तो वो सारी वैल्यूज उसमें डेटाबेस में मौजूद होंगी। Keep in mind a relationship type that associate entities can also have attributes similar to those of an entity type। जिस तरह एंटिटी टाइप्स के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इसी तरह रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो मतलब ये आपने जहन में रखना है कि बाज़ का तो उस रिलेशनशिप के हमें अपने कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स हमें नज़र आ रहे हो तो हम उनको देखेंगे कि हम उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये चीज़ हम आगे थोड़ा सा जाके मज़ीद डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो अगली चीज़ जिसमें हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं दैट इज़ एट्रीब्यूट डोमेन। और आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि डोमेन इज़ नथिंग बट इट इज़ द सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज़ फॉर वन और मोर एट्रीब्यूट्स। और ये आप डिफाइन करते हो ताकि आपको पता हो कि इस एट्रीब्यूट के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी। उसके ऊपर फिर कोई हम देख सकते हैं कि हमने मज़ीद कोई कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई करने हैं एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन करनी होती हैं। जो एट्रीब्यूट डोमेन है, अब इट कुड बी फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रॉपर्टी फॉर रेंट देखा, उसमें जो रूम्स हैं इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी फॉर रेंट एंड वी कैन से जी कि इट्स बिटवीन 1 and 15 रूम्स के मैक्सिमम किसी भी एक प्रॉपर्टी के अंदर वी एज्यूम कि जो बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर 15 रूम्स होंगे। तो हम देख सकते हैं कि जी हमें फिर अब कंफर्म हो जाएगा कि जो इसकी वैल्यू है दैट शुड बी आइदर बिटवीन 1 और मैक्सिमम इट कुड बी 15। इसी तरह हमने डिस्कस किया था कि मैनी एट्रीब्यूट्स कुड शेयर द सेम डोमेन के मसलन जैसे आप अगर देखते हैं कि अगर हमने एड्रेस की एक डोमेन जो हमने बना ली कि जी एड्रेस वुड कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एड्रेसेस, जो एड्रेसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ब्रांच के अंदर भी एड्रेस है, तो जो ब्रांच के अंदर एड्रेस का एट्रीब्यूट है दैट कुड बी डिफाइंड ऑन द एड्रेस डोमेन जो कि आपने डिफाइन किया। इसी तरह जो प्राइवेट ओनर है या बिजनेस ओनर एंटिटी टाइप्स हैं उनके भी एड्रेसेस हम स्टोर कर रहे हैं, उनके भी अंदर एड्रेस का एट्रीब्यूट है। तो वो जो एड्रेस है वो है डेफिनेटली डिफरेंट, वो ब्रांच का एड्रेस नहीं है, वो ओनर का एड्रेस है या स्टाफ मेंबर का एड्रेस भी हो सकता है। तो अब कीप इन माइंड कि वी कैन डिफाइन ऑल दीज एट्रीब्यूट्स ऑन द सेम डोमेन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि डोमेन्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ डोमेन्स, कि जी हो सकता है कि डोमेन्स खुद जो है वो दे कैन बी सब डिवाइडेड इनटू जो है वो स्मॉलर डोमेन्स या सब डोमेन्स के अंदर। जैसे मसलन आप देखें कि जो आपका एड्रेस आपका है आपका एट्रीब्यूट जो है दैट कुड बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब डोमेन्स जैसे स्ट्रीट, सिटी और जिप कोड तो या पोस्ट कोड। इसको फर्दर डिकम्पोज किया जा सकता है सब डोमेन्स के अंदर। इस किस्म के जो है आप जो है वो काम कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को अगर कंटिन्यू करें तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास मुख्तलिफ उनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। जैसे कुछ हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं दोज आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट विद एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कि जी जिनका एक ही एट्रीब्यूट कंपोनेंट होता है, ठीक है, और
वो इंडिपेंडेंट उनकी एग्जिस्टेंस होती है, जैसे पोजीशन है, सैलरी है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी, कि इनकी हमेशा जो है वो एक ही वैल्यू होगी या एक ही इसके अंदर आएगा। जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है ऑन द अदर हैंड, इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, कि इसके अंदर जो वैल्यूज आ सकती हैं जो आपके जो है मतलब वो बड़ा एक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, कि मसलन जैसे आप एड्रेस का जो आपका एट्रीब्यूट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ जैसे सिटी है, उसके अंदर स्ट्रीट है और जो है आपका पोस्ट कोड है। तो इस किस्म की एग्जांपल के जी दी एड्रेस एट्रीब्यूट ऑफ द ब्रांच एंटिटी विद वैल्यूज दिस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्ट्रीट। जैसे हमने पहले भी कहा था कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको हम डिवाइड कर सकें फर्दर सब उसके अंदर, जैसे डोमेन्स को हम कर रहे थे, तो इस किस्म के एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, जिनको फर्दर सब डिवाइड किया जा सके स्मॉलर एट्रीब्यूट्स के अंदर। इस किस्म के एट्रीब्यूट्स को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कह सकते हैं, जबकि जो सिंपल एट्रीब्यूट होगा दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसी तरह हमारे पास सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एक एट्रीब्यूट को जो वैल्यू मिलती है इट कुड बी आइदर अ सिंगल वैल्यू, और मोस्ट प्रोबेबली हम देखेंगे कि आगे जाके कि जी हर एट्रीब्यूट के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जब हम रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हम हर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए उसकी एक वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस या एंटिटी अकरेंस के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं, एक से ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करते। मसलन ब्रांच नंबर या स्टाफ नंबर जो है हर एक की हमेशा एक वैल्यू होगी। मसलन एक स्टाफ मेंबर है, उसका एक ही स्टाफ नंबर होगा। एक स्टाफ मेंबर किसी एक ब्रांच नंबर में काम करता है या एक ब्रांच नंबर है तो वो एक ही नंबर उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, और व्हाट डज इट मीन्स, एट्रीब्यूट्स दैट होल्ड्स मल्टीपल वैल्यूज फॉर ईच अकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप, के मसलन एक एंटिटी अकरेंस ही की बात कर रहे हैं लेकिन उस एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। अब जैसे एग्जांपल लें कि एक ब्रांच है, एक ब्रांच के बहुत सारे फोन नंबर्स हो सकते हैं। तो मसलन हम ब्रांच का रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर रहे थे, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय द हेल्प ऑफ ब्रांच एंटिटी, और ब्रांच एंटिटी के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स के जी ब्रांच नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका टेलीफोन नंबर होगा एंड सो ऑन। तो ब्रांच B003 के अगेंस्ट अगर हमने 3 जो है टेलीफोन नंबर्स जो है वो स्पेसिफाई करने हैं, तो इस किस्म की जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसके अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। लेकिन वो अलग बात है कि हम देखेंगे कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि हर एट्रीब्यूट के अगेंस्ट एक ही वैल्यू दी जा सकती है, एक लॉजिकल ग्रुप होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक लॉजिकल वैल्यू होनी चाहिए, ग्रुप की फॉर्म में नहीं दे सकते, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं दैट आर बेसिकली कैलकुलेटेड और डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ रिलेटेड एट्रीब्यूट, जो किसी एग्जिस्टिंग एंटिटी टाइप के अंदर से या किसी और एग्जिस्टिंग मतलब किसी और मसलन हो सकता है कि ये जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट जिस एंटिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर नहीं है, ठीक है, उसके अंदर है लेकिन जो जिससे डिराइव कर रहे हैं वो किसी और के अंदर है। और ये भी हो सकता है कि उसी एंटिटी टाइप के अंदर से किसी एट्रीब्यूट के ऊपर से हम उसको डिराइव कर रहे हैं। इसको अगर इसके फॉर्मली डेफिनेशन देखें तो एट्रीब्यूट दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू दैट इज डिराइवेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अ रिलेटेड एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स नॉट नेसेसरली इन द सेम एंटिटी टाइप। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप उसी एंटिटी टाइप के अंदर वो एट्रीब्यूट मौजूद हो जिससे आप इसको डिराइव कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाता है। एंड फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन जो हमने देखा था, ठीक है, जब हम लीज करते हैं तो लीज की एक ड्यूरेशन होती है। तो लीज की ड्यूरेशन देखें, अब लीज की ड्यूरेशन जो है दैट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे हो रही थी, रेंट फिनिश माइनस रेंट स्टार्ट। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ड्यूरेशन मिलेगा कि कितने अरसे के लिए वो लीज की जा रही है। तो अब ये हम देखते हैं कि ये जो हमारा डिराइव एट्रीब्यूट जिस एंटिटी टाइप में था, जो जिनसे डिराइव हुआ वो एट्रीब्यूट्स भी इसी टेबल के अंदर या इसी एंटिटी टाइप के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे हमारा एक एट्रीब्यूट डिपॉजिट का है कि किसी बंदे ने डिपॉजिट पे किया या नहीं किया, तो वो कैसे जो है वो उसको मेंटेन किया जा सकता है
कि डिपॉजिट कैसे आएगा, द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट एट्रीब्यूट इज कैलकुलेटेड एज ट्वाइस द मंथली रेंट फॉर अ प्रॉपर्टी। के मसलन अगर जो है वो मंथली रेंट को डबल कर दें, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स कर लें, तो वो डिपॉजिट होता है जो है किसी भी क्लाइंट को जो है वो पे करना पड़ता है व्हेन ही इज रेंटिंग आउट अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो अब ये देखें कि जो आपका डिपॉजिट का एट्रीब्यूट है दैट इज इन लीज एंटिटी टाइप, लेकिन जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले टेबल के अंदर से जो रेंट का एट्रीब्यूट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आ रही है। तो मतलब दीज आर द बोथ सिचुएशंस जो कि हमने ऑलरेडी बात की थी कि एक जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है दैट कैन कम अप फ्रॉम द सेम एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट से वो वैल्यू डिराइव हो सकती है, या किसी दूसरी एंटिटी और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई लॉजिक जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है या किसी किस्म का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करके लाया जा सकता है। इसके बाद एक और जो ज़रूरी चीज़ है जो हमने स्पेसिफाई करनी होती है ईआर मॉडल के अंदर, वो है कीज़। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू शुड इंक्लूड नॉट ओनली द एंटिटी टाइप्स बट द प्राइमरी कीज फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। तो कैंडिडेट की पहले से इसकी जो डेफिनेशन बड़ी डिटेल से हम कवर करके आए थे जब हमने रिलेशनल मॉडल पढ़ा था। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर जो हमने डिस्कस किया था कि जो सुपर की होगी लेकिन इट इज़ विद द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच अकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। तो कोई भी ऐसी की जो कि मिनिमल एट्रीब्यूट्स के साथ यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके किसी भी रिलेशन की हर एक रो को या हर एक एंटिटी अकरेंस को इन पर्टिकुलर केस इसके हवाले से ईआर मॉडल के हवाले से, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। अब देयर कुड बी मल्टीपल कैंडिडेट कीज। जैसे आप स्टाफ मेंबर की बात करें तो स्टाफ मेंबर के अंदर आप देखते हैं कि स्टाफ मेंबर के अंदर जो स्टाफ नंबर है वो स्टाफ के एंटिटी के अंदर जो है वो इट कुड बी अ कैंडिडेट की। इसी तरह जो CNICO अगर हम अपने मुल्क में काम कर रहे हैं या अगर UK में काम कर रहे हैं तो मे बी देयर एग्जिस्ट अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, एक यूनिक नंबर होता है जो हर सिटीजन का एक अलग होता है। तो दैट कुड आल्सो बी यूज्ड एज एन कैंडिडेट की के तौर पे, कि मतलब वो भी कभी भी 2 मुख्तलिफ लोगों का एक जैसा नहीं हो सकता। तो अब हमने डिसाइड करना है कि जी अब उसके अंदर से प्राइमरी की कौन सी होगी। तो जो भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं दैट बिकम्स द प्राइमरी की, और जो बाकी रिमेनिंग कैंडिडेट की रह जाती है दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेट की। तो कैंडिडेट की सिलेक्टेड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच अकरेंस ऑफ एन एंटिटी टाइप। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया स्टाफ नंबर और NIN। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हेन यू हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज देन हाउ यू डिसाइड कि जी व्हाट विल बी द प्राइमरी की, किसको आपने एज अ प्राइमरी की लेना है। तो देर आर सर्टन फैक्टर्स लाइक द एट्रीब्यूट लेंथ किसकी कम है, मतलब अगर कम है तो डेफिनेटली इट विल टेक कम लेस स्पेस, तो वो आप ले सकते हैं। इसी तरह जिसके एट्रीब्यूट्स कम से कम है वो आप ले सकते हो। और इसी तरह आप फ्यूचर सर्टेनिटी ऑफ द यूनिकनेस के कौन सी ऐसी की है जो फ्यूचर में भी कभी चांस नहीं होगा कि ये रिपीट हो सकती है, तो आप इस किस्म के जो एट्रीब्यूट हैं उसको जो है वो एज अ प्राइमरी की आप उस कैंडिडेट की को सिलेक्ट कर सकते हैं। NIN विल बी द अल्टरनेट की इफ वी सिलेक्ट स्टाफ नंबर एज प्राइमरी की। इसी तरह कीज भी 2 तरह की हो सकती हैं, सिंपल कीज भी हो सकती हैं और कंपोजिट की भी हो सकती है। सिंपल की से मुराद यह है कि जिसमें एक ही एट्रीब्यूट हो दैट इज एक्टिंग एज कैंडिडेट की, तो वो हमारी सिंपल की होगी। और कंपोजिट की कौन सी होगी कि अ कैंडिडेट की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। जब 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं तो या 2 हैं तो फिर हमारी ऐसी की को हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की कहेंगे, कंपोजिट जो है वो की कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एडवर्टाइजमेंट है। अब एडवर्टाइजमेंट देखें, हर न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ठीक है। और हम कहते हैं जी एडवर्टाइजमेंट का जो हमारा एंटिटी है इसके हम सर्टन एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर लिए। जैसे हमने कहा जी किस प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट है तो प्रॉपर्टी नंबर शामिल कर लिया। हमने कहा जी न्यूज़पेपर नेम दे देते हैं, किस न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइज कर रहे हैं। डेट एडवर्टाइज
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये हम शामिल नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपकी वही प्रॉपर्टी उसी न्यूज़पेपर में मल्टीपल टाइम्स भी तो आपकी वो एडवर्टाइज हो सकती है। तो यू नीड टू हैव द यूनिकनेस, ठीक है। अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर और न्यूज़पेपर को बात करें तो फिर यूनिकनेस नहीं रहेगी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी हम 10 दफ़ा भी तो उसी न्यूज़पेपर में मतलब मुख्तलिफ दिनों में जो है वो एडवर्टाइज करा सकते हैं। और चौथी चीज़ है कॉस्ट, कि जी कितनी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आई। तो आप इसमें देखें कि यूनिकनेस हमें मेंटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए हमें कंपोजिट की कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसकी बेस के ऊपर यूनिकनेस आपको मिल सके। तो आप देखते हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर से भी नहीं काम चलता, न्यूज़पेपर नेम से भी काम नहीं चलता, डेट एडवर्टाइजमेंट में से भी काम नहीं चलता, और ना ही आपका कॉस्ट से काम चलता है। तो आप कहते हो हाँ जी ऐसा करते हैं, हम प्रॉपर्टी नंबर, न्यूज़पेपर नेम प्लस हम डेट एडवर्टाइज को मिला के कंपोजिट की बना लेते हैं, और वी आर श्योर कि जी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कभी भी दो मुख्तलिफ एंटिटी अक्रेंसेस के लिए इस एंटिटी टाइप की एंटिटी अक्रेंसेस के लिए दो एक जैसी वैल्यूज नहीं हो सकती, वो हमेशा यूनिक होंगी। जो एट्रीब्यूट्स को जो ईआर मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक जो है वो अगेन जो है वो नोटेशन यूज़ करनी पड़ती है। जब भी हमने जैसे पहले देखा था, हमने एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करना है, तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं और एंटिटी टाइप के भी हो सकते हैं। तो एंटिटी टाइप के साथ अगर हमने उनको रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं कि हमने रेक्टेंगल वो जो एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की थी, वी स्प्लिट दैट रेक्टेंगल इनटू टू पार्ट्स। जो ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज रिजर्व्ड फॉर द एंटिटी टाइप, जिसके अंदर एंटिटी का नाम आता है, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसके अंदर लिस्ट आती है एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट्स जो है वो हम लोअर पार्ट ऑफ द जो है वो एंटिटी टाइप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। कीप इन माइंड कि जी अगेन जो नेम ऑफ द एट्रीब्यूट है दैट शुड बी इन द लोअर, कि जी आपका कंप्लीट लोअर होना चाहिए। लेकिन इफ इट इज अ मल्टी वर्ड देन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड शुड बी इन अपर केस। तो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने प्राइमरी की किसी एट्रीब्यूट को डिफाइन करना है तो देन यू यूज करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस, और कीप इन माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएमएल नोटेशन, ठीक है। तो प्राइमरी की के लिए हम पी के यूज करते हैं। इसी तरह जैसे कंपोजिट की हो किसी की, तो प्राइमरी की जो हो वो कंपोजिट हो, तो उसके लिए डेफिनेटली मल्टीपल जो एट्रीब्यूट्स मिलके प्राइमरी की बनाएंगे। तो आप करली ब्रेसेस में पी के लिखेंगे पार्शियल प्राइमरी की। तो जितने एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के सामने जो विच फॉर्म द प्राइमरी की, उनके सामने आप करली ब्रेसेस के बाद पी के लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ अ कंपोजिट की। और अगर आप कोई अल्टरनेट कीज शो करना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट करली ब्रेसेस और उसके अंदर ए के लिख सकते हैं। अब जो आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं, जो कि मैंने बताया था कि विच कैन बी फर्दर डीकंपोज्ड इनटू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, तो इस किस्म के जैसे एड्रेस की बात की थी कि एड्रेस कुड बी स्प्लिटेड इनटू स्ट्रीट एड्रेस, सिटी और पोस्ट कोड। तो इस किस्म के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका जो मेन नेम है, जैसे एड्रेस है उसको हमने ऊपर लिखा, और उसके बाद इंडेंटेशन दे के जो स्ट्रीट, सिटी और पोस्ट कोड है उसको हम लिख सकते हैं। दिस इज द वे इट इज यूज्ड फॉर कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसी तरह जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड विद रेंज, और रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप वो रेंज डिफाइन कर देते हो। जैसे 1 डॉट डॉट स्टैरिक मीन्स के एक से लेके मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन इफ यू नो के जी 3 होंगे तो 1 डॉट डॉट 3, तो 1 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह आपने डिराइव जो एट्रीब्यूट है अगर उसको डिस्प्ले करना हो, रिप्रेजेंट करना हो ईआर मॉडल के अंदर यूएमएल नोटेशन को यूज करते हुए, तो यू यूज स्लैश। तो स्लैश जिस एट्रीब्यूट के साथ भी होगा इट मीन्स कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है दैट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ये कोई कैलकुलेटेड एट्रीब्यूट है विच इज बेस्ड अपॉन सम अदर एट्रीब्यूट विद इन द सेम एंटिटी टाइप या किसी और एंटिटी टाइप के अंदर। ये अब जो डायग्राम है ये आपको सारी ये जो चीज़ें हैं ये इनको एक्सप्लेन करेगी। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 एंटिटी टाइप्स और उनके एट्रीब्यूट्स इसके दरमियान और उनके दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन किए हैं। वही स्टाफ और ब्रांच हमारे एंटिटी टाइप्स हैं, उनके दरमियान वही 2 रिलेशनशिप। जो स्टाफ से ब्रांच के तरफ है
मैनेजेस का है, और जो ब्रांच से स्टाफ की तरफ है वो हैज़ का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब ये देखें कि जो हमने रेक्टेंगल अब यूज़ की थी उसको हमने स्प्लिट कर दिया दो पोर्शंस में। जो आपका एंटिटी नेम वाला पोर्शन होता है वो आप ज़रा स्मॉल रखते हो, और जो एट्रीब्यूट्स वाला होता है, क्योंकि एट्रीब्यूट ज़्यादा होंगे तो आप वो बड़ा रखते हो। और आप देख सकते हो कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज़ रिजर्व फॉर द एरिया टू लिस्ट दी एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स आप सारे सीक्वेंस में लिख सकते हो। आप देख सकते हो हमने स्टाफ के लिए स्टाफ नंबर मेंशन किया और उसके आगे करली ब्रेसेस में प्राइमरी की पीके लिखा कि ये हमारा जो एट्रीब्यूट है दैट विल एक्ट एज अ प्राइमरी की। इसी तरह नेम, पोजीशन, सैलरी, और आखिरी जो एट्रीब्यूट स्टाफ के रिलेशन में आपको नजर आ रहा है वो स्लैश के साथ नजर आ रहा है। तो जो टोटल स्टाफ है दैट इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट विच विल बी बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द स्टाफ नंबर के। उनको काउंट कर लेंगे कि कितने स्टाफ नंबर्स हैं या कितनी रोज हैं, कितनी एंटिटी अकरेंसेस हैं उस पर्टिकुलर स्टाफ नंबर्स के लिए, तो वो दैट विल रिटर्न अस द टोटल स्टाफ। इसी तरह अगर हम ब्रांच के जो है वो रिलेशन जो एंटिटी टाइप को देखें तो ब्रांच नंबर जो है वो उस दैट इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, उसको हमने करली ब्रेस से पीके से शो किया। एड्रेस जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, और कंपोजिट एट्रीब्यूट किस तरह के एड्रेस लिखा, उसके बाद जो तीन सब उसके मतलब एट्रीब्यूट्स जिनके अंदर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं वो स्पेसिंग दे के हमने स्ट्रीट, सिटी और पोस्ट कोड को किया। और फाइनली हमारा जो एक और एट्रीब्यूट है विच इज़ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के एक टेलीफोन नंबर किसी भी ब्रांच के मल्टीपल हो सकते हैं, एंड वी अज्यूम कि जी आपके 3 टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, तो वी रोट टेलीफोन नंबर और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स 1.3। इट मीन्स के जो टेलीफोन नंबर जो है वो 3 हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी और 3 भी हो सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स, द डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, कीज, एनी काइंड ऑफ कीज, प्राइमरी कीज हैं या अल्टरनेट कीज हैं या कंपोजिट की हैं, उनको कैसे जो है हम UML को यूज करते हुए ER मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन अब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे एट्रीब्यूट्स को किया जाता है, कैसे हम रिलेशनशिप को कर रहे हैं। तो अब जब आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरह से समझ लेंगे तो देन ER मॉडल की वो जो डायग्राम है वो समझना आसान होगा, और इसी तरह किसी भी सिस्टम के लिए ER मॉडल जो है वो डिज़ाइन करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, लेकिन आप से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा अटेंशन पे करें, कुछ थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। दैट्स इट जी, वी कंक्लूड आवर लेक्चर हेयर, टुडेज लेक्चर हेयर। आज हमने जो है वो ER मॉडलिंग स्टार्ट की, और जैसा कि हमने कहा था कि to build a conceptual model, first of all we need to identify certain entity types or relationships or attributes, or the best way to represent this information is in the form of a entity relationship model या diagram की form में। And we discussed 3 major concepts of the ER model, which are entities, and we saw how entities are identified and how they are represented using the UML notation। इसी तरह हमने relationships की बात की, उसके हवाले से जो recommendations हैं वो हमने देखी। फिर हमने attributes और उनकी classification देखी, attributes की types देखी and so on, और उसको देखा कि उनको कैसे ER मॉडल के अंदर represent किया जाता है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे और बहुत सारी केस स्टडीज़, 1-2 एक्स्ट्रा केस स्टडीज़ भी हम करेंगे, उनकी ER मॉडलिंग करेंगे। तो आई होप कि कोई कमी रह गई हो तो वो वहाँ पे पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।